So welcome back to my channel Nishu Mavi Law with me, and today I am going to teach you a very important section of Hindu Marriage Act 1955, that is section 5, जो बात करता है conditions for a Hindu marriage। मतलब जब दो हिंदू शादी करने जा रहे हो तो उसके लिए क्या conditions हैं। ओके तो मैं इसको लाइन टू लाइन पढ़ूंगी अपने बैरेक्ट में, सो प्लीज आप लोग भी अपने बैरेक्ट्स खोल लीजिए इस सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए। सेक्शन 5 कहता है कि a marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled। ये कह रहा है कि दो हिंदूज के बीच में शादी हो सकती है अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल्ड हो। कंडीशन 1 कहती है, यानी क्लॉज 1 कहता है सेक्शन 5 का, नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। जब दो पार्टी शादी करें, हम ए और बी को लेके चलते हैं, जब दो पार्टीज यानी ए और बी जब शादी कर रही हैं तो ना ए का ना बी का कोई लिविंग स्पाउस होना चाहिए। यानी ए अगर एक लड़की है तो उसका कोई हस्बैंड नहीं होना चाहिए, या तो वो डाइवोर्स हो या फिर उसकी शादी आज तक हुई ना हो या फिर वो उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो। सेम केस बी के साथ है कि अगर बी एक लड़का है तो उसकी कोई लिविंग वाइफ ना हो, या तो फिर वो डाइवोर्स हो या फिर उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो या फिर वो बैचलर हो, उसकी शादी ही ना हुई हो। ओके तो क्लोज 2 बात करता है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, शादी के टाइम पे नाइदर पार्टी, कोई सी भी पार्टी, इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जो पार्टी शादी कर रही है, ए और बी जब शादी कर रहे हैं तो ये पॉइंट ए कहता है कि दोनों में से कोई भी पार्टी ऐसी ना हो जो इनकेपेबल हो, कि वो अपनी वैलिड कंसेंट ना दे पाए शादी के लिए। किस वजह से? अपने दिमाग की अनसाउंडनेस की वजह से। ओके बी पॉइंट कहता है who incapable of giving a valid consent has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children। क्या कह रहा है कि ऐसा हो, चलो ठीक है, वो हो सकता है कि वो वैलिड कंसेंट तो दे सके, लेकिन वो इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हो कि, और उनका जो मेंटल डिसऑर्डर है वो इस एक्सटेंट का हो एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज, की वो शादी के लिए अभी अनफिट है, एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, और वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए भी अनफिट है। और सी पॉइंट कहता है हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, या फिर उनको क्या हो, टाइम टू टाइम रिकरिंग बेसिस पे बार बार अटैक आते हो इंसैनिटी के, पागलपन के, राइट। अब आता है पॉइंट 3 ऑफ सेक्शन 5, जो कहता है द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स। मतलब जो दुल्हा है उसकी 21 साल उम्र पूरी हो गई हो, साथ ही जो दुल्हन है उसकी 18 साल उम्र पूरी हो गई हो। ओके लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर उनकी उम्र पूरी नहीं हुई तो क्या उनकी शादी एक शादी है या नहीं है। तो क्योंकि ये वॉइड मैरिज तो नहीं है। सेक्शन 11 बात करता है वॉइड मैरिज की, और वो कहता है वॉइड मैरिजेस सिर्फ वो मैरिजेस हैं जो कि कॉन्ट्रवेंशन ऑफ क्लोज 1, क्लोज 4 एंड क्लोज 5 ऑफ सेक्शन 5 में होती हैं। इसका मतलब ये वॉइड मैरिज तो नहीं है क्योंकि ये क्लोज 3 में आता है। ओके ओके तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या जो अगर एक लड़का 21 साल का नहीं है और एक लड़की 18 ईयर्स की नहीं है, तो क्या उनकी एक शादी शादी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं वो शादी तो शादी है, लेकिन अगर कोई ऐसी शादी होती है तो उसके लिए पनिशमेंट है, जो लोग ऐसी शादी करा रहे हैं उनके लिए। और इसके बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कहता है कि अगर शादी हुई है इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 3, तो इसमें पनिशमेंट जो है वो 2 साल तक जा सकता है, साथ ही आपको 1 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है, या फिर आपको दोनों सजा भी मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ओके आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। अब आता है क्लोज 4, जो बात करता है द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। जो पार्टीज हैं वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आती हो। ओके तो अब बात आती है कि व्हाट आर डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 3 एंड क्लोज जी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ओके एक बार हम उसको भी देख लेते हैं, प्लीज आप पहुंच जाइए सेक्शन 3 और क्लोज जी पे। तो क्लोज जी बात करता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कह रहा है टू पर्सन्स आर सेड टू बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। दो पर्सन को कहा जाएगा कि वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। कब? पहली बात, पहला पॉइंट है इफ वन इज अ लीनियर असेंडेंट ऑफ अदर। अगर एक, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था ए और बी की शादी हो रही है, और कह रहा है अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे का लीनियर असेंडेंट है। लीनियर असेंडेंट कौन होते हैं? लीनियर असेंडेंट वो लोग होते हैं जो हमारी फैमिली में हम लोगों से पहले आ चुके होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो मेरी फैमिली में कौन मुझसे पहले आया है? मेरे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। तो कह रहा है कि अगर एक ए और बी शादी कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल एक जो ए है वो बी का लीनियर असेंडेंट है, तो वो लोग प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं और वो शादी नहीं कर सकते। ओके पॉइंट 2 कहता है इफ वन वाज अ वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ अदर।
तो लीनियर असेंडेंट में बता चुकी हूँ, डिसेंडेंट्स यानी असेंडेंट वो लोग जो हमसे पहले आए हैं, तो डिसेंडेंट वो लोग जो हमारी फैमिली में हमारे बाद आते हैं, ओके, यानी हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन एक्सेट्रा। तो पॉइंट 2 कहता है कि अगर दो पार्टी शादी कर रही हैं और एक पार्टी दूसरी पार्टी के लीनियर असेंडेंट का हस्बैंड या वाइफ है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब दो पार्टीज एक दूसरे से शादी कर रही हैं तो वो जो दूसरी पार्टी है वो उसके लीनियर असेंडेंट की या तो हस्बैंड है या फिर वाइफ है। तो क्लोज जी का क्लोज टू कहता है कि वो पार्टीज जो है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है। ओके, पॉइंट 3 कह रहा है कि इफ वन वन वाज अ वाइफ of the brother or the father's or the mother's brother or of the grandfather's or the grandmother's brother, मतलब ये रिलेशन बता रहा है कि अगर एक पर्सन क्या है, वाइफ ऑफ द ब्रदर और द फादर्स और मदर्स ब्रदर या फिर ग्रैंडफादर्स या फिर ग्रैंडमदर्स ब्रदर, तो इनमें भी आप शादी नहीं कर सकते, दे कम विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ओके, सेक्शन 3G का क्लोज 4 बात करता है इफ टू पार्टीज इफ द टू आर ब्रदर, अगर दो पार्टी जब शादी करें वो क्या एक दूसरे के ब्रदर या फिर सिस्टर हैं या फिर अंकल और नीस हैं या फिर आंट और नेफ्यू हैं या फिर चिल्ड्रन और ब्रदर हैं या फिर सिस्टर या फिर और ऑफ टू ब्रदर्स और ऑफ टू सिस्टर्स हैं, तो वो लोग शादी नहीं कर सकते, दे कम विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ओके, तो ये लोग कहने का मतलब है जो हम लोग के आपसे रिश्तेदार होते हैं हम उनमें शादी नहीं कर सकते। ठीक है, वापसी चलते हैं सेक्शन 5 पे। ओके, तो हम थे फिफ्थ पॉइंट पे, राइट, सॉरी, अभी फोर्थ पॉइंट को हम पूरा कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ने कहा कि पार्टीज जो है जब शादी कर रहे हैं तो वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। साथ में पॉइंट आ जाता है अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर उस फैमिली के कस्टम्स या फिर यूसेजेस अलाउ करते हैं कि जो हम लोगों के जो घर में लोग हैं वो ऐसे ऐसे शादी कर सकते हैं, उन लोगों से भी शादी कर सकते हैं जो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो लोग शादी कर सकते हैं एज पर सेक्शन 5 क्लॉज जी फोर्थ की एक्सेप्शन के हिसाब से। ओके, अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे जो कि इसका लास्ट पॉइंट है, जो बात करता है द पार्टीज आर नॉट सपिंडाज ऑफ ईच अदर, दो पार्टी जो है एक दूसरे की सपिंडा नहीं होनी चाहिए। सपिंडा की बात करता है सेक्शन 3 क्लॉज एफ का पॉइंट सेकंड, उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी लीनियर डिसेंडेंट्स के बारे में बात की गई, लीनियर असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स के बारे में बात की गई है। साथ ही इसके साथ एक्सेप्शन भी आ जाती है अनलेस द कस्टम और यूसेज इज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट ऑफ अ मैरिज बिटवीन देम, वही कि सपिंडा में आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके जो फैमिली में ऐसे कस्टम्स हैं या फिर यूसेजेस हैं अगर वो अलाउ करते हैं तो आप मैरी कर सकते हो और वो एक वर्ड मैरिज नहीं कहलाएगी। ओके, हालांकि सेक्शन जो 11 है वो बात करता है वर्ड मैरिज की, जो कहता है कि अगर आपने क्लोज 1 क्लोज 4 या फिर क्लोज 5 के कॉन्टमेशन में शादी की है तो ऐसी शादी नल एंड वॉइड शादियां होती हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। साथ ही जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं आपको क्लोज 4 तो क्लोज 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, अगर आपने इनका कॉन्ट्रवेंशन किया, ओके, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 18 क्लोज सेकंड के हिसाब से, जो कहता है कि अगर पार्टी शादी करते हैं कॉन्ट्रवेंशन ऑफ क्लोज 4th एंड क्लोज 5th ऑफ सेक्शन 5 तो उनको पनिशमेंट मिल सकता है 1 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट, साथ ही आपको फाइन लग सकता है 1,000 रुपए तक का, या फिर आपको दोनों के साथ भी पनिशमेंट मिल सकता है। ओके, ओके, मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या होता है था कि मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए, क्योंकि एक हिंदू है, हिंदू में ये परमिट बिल्कुल नहीं है कि आप एक पत्नी के होते हुए या फिर एक हस्बैंड के होते हुए दूसरी शादी करें, तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए थे जिसमें एक हिंदू ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल उसकी भी शादी हो रखी है तो उसने आपको कन्वर्ट कर लिया इस्लाम धर्म में, क्योंकि उसको लगा कि इस्लाम में तो ये परमिट है कि वो 4 शादियां कर सकता है। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने बाद में उसमें ये हेल्ड किया कि अगर एक हिंदू अपने आप को कन्वर्ट करता है इस्लाम में, जबकि उसकी एक ऑलरेडी शादी हो रखी है और उसने इस्लाम में कन्वर्ट होकर दूसरी शादी कर ली, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, उस पर अभी भी एक हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा इस मामले में। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेक्शन अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको सेक्शन समझ में आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, so don't forget to press the like button, subscribe to my channel, thank you so much।